हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूँ आज के सामान्य ज्ञान के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान के टॉप 40 ऐसे जीके क्वेश्चन जो आप सभी के आने वाले बिहार पुलिस एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आप सभी प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछे आ रहा है, शेर शाह सूरी ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को प्रशासनिक सुविधा के लिए कुल कितने सरकार जिले में विभाजित किया था? तो याद रखिएगा 47 सरकारों को जो है जिलों में विभाजित किया था। किसने? शेर शाह सूरी ने अपने साम्राज्य को प्रशासनिक सुविधा के लिए किया था। क्वेश्चन नंबर 1 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछे आ रहा है, 1857 की क्रांति के समय बिहार के किस जिले के जिलाधीश मजिस्ट्रेट विलियम टेलर ने पटना में औलाद अली सहित 3 प्रमुख वहाबी नेताओं को धोखे से बंदी बनाया था? 1857 की क्रांति के समय बिहार के किस जिले के जिलाधीश मजिस्ट्रेट विलियम टेलर ने पटना में औलाद अली सहित 3 प्रमुख वहाबी नेताओं को धोखे से जो है बंदी बनाया था? तो याद रखिएगा पटना में जो है औलाद अली सहित जो है 3 प्रमुख वहाबी नेताओं को जो है धोखे से बंदी बनाया था। क्वेश्चन नंबर 2 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पटना में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछे आ रहा है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के सदाकत आश्रम से मजहरुल हक द्वारा किए गए द मदरलैंड अखबार का मुख्य उद्देश्य क्या था? असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के सदाकत आश्रम से मजहरुल हक द्वारा शुरू किए गए द मदरलैंड अखबार का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो याद रखिए अखबार का मुख्य उद्देश्य जो था राष्ट्रीय भावना का प्रसार और हिंदू मुस्लिम एकता को जो है संगठन करना था। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के सदाकत आश्रम से मजहरुल हक द्वारा किए गए द मदरलैंड अखबार का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो याद रखेंगे राष्ट्रीय भावना का प्रसार और हिंदू मुस्लिम एकता का जो है उद्देश्य देना था। क्वेश्चन नंबर 3 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछे आ रहा है, बिहार के किस भौतिक विभाजन को रामनगर, टून और सोमेश्वर की पहाड़ियों के रूप में उप विभाजित किया जाता है? बिहार के किस भौतिक विभाजन को रामनगर, दून और सोमेश्वर की पहाड़ियों के रूप में उप विभाजित किया जाता है? तो याद रखिएगा उत्तर पश्चिमी शिवालिक पर्वतीय भाग को जो है उप विभाजित किया जाता है। याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भौतिक विभाजन को रामनगर, दून और सोमेश्वर की पहाड़ियों के रूप में उप विभाजित किया जाता है। तो याद रखेंगे उत्तर पश्चिमी शिवालिक पर्वतीय भाग को। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछे आ रहा है, कर्नाट वंश का वह अंतिम शासक कौन था जिसके शासनकाल में गयासुद्दीन तुगलक ने बिहार मिथिला पर आक्रमण किया था? तो याद रखिएगा हरि सिंह देव जो है उसके शासनकाल में गयासुद्दीन तुगलक ने जो है बिहार मिथिला पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 5 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए कर्नाट वंश का अंतिम शासक भी हरि सिंह देव ही था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछे आ रहा है, लेंस का नियम लेंज लॉ भौतिक में किस मौलिक सिद्धांत के संरक्षण का प्रत्यक्ष परिणाम है? तो याद रखिएगा लेंस का नियम जो है भौतिक में किस मौलिक सिद्धांत के संरक्षण का प्रत्यक्ष परिणाम है? तो याद रखिएगा संरक्षण का प्रत्यक्ष परिणाम है तो ऊर्जा संरक्षण का है। लेंज का नियम जो है ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछे आ रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बिहार के राज्यपाल के पास राज्य विधानसभा के 17वां प्रोगेशन की शक्ति निहित है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बिहार के राज्यपाल के पास राज्य विधानसभा के 17वां की शक्ति निहित है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 174 के तहत जो है 17वां की शक्ति जो है निहित है। क्वेश्चन नंबर 7 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछे आ रहा है, बिहार का वह प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है जो मुख्य रूप से भीमा बांध वन्यजीव अभयारण्य के अंतर्गत गर्म जल के कूड़ों जैसे लक्ष्मण
कुंड सीता कुंड के लिए जाना जाता है। बिहार का वह प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है जो मुख्य रूप से भीमा बांध वन्य जीव अभयारण्य के अंतर्गत गर्म जल के कुंडों जैसे लक्ष्मण कुंड सीता कुंड के लिए जाना जाता है? तो याद रखिएगा मुंगेर में है। कहाँ है? तो मुंगेर में है। क्वेश्चन 8 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछे आ रहा है, आवर्त सारणी में एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों की परमाणु संख्या कहाँ से कहाँ तक होती है? तो याद रखिएगा एक्टिनाइड तत्वों की परमाणु संख्या जो है कहाँ से कहाँ तक होती है? तो याद रखना है 90 से 103 तक होती है। क्वेश्चन नंबर 9 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 90 से 103 तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछे आ रहा है, मौर्य काल में विभागों के प्रमुख के संदर्भ में पोतवाध्यक्ष किस विभाग का प्रभारी अधिकारी होता था? मौर्य काल में विभागों के प्रमुखों के संदर्भ में पोतवाध्यक्ष किस विभाग का प्रभारी अधिकारी होता था? तो याद रखिए किस विभाग का प्रभारी अधिकारी होता था? तो माप और तौल विभाग का जो है प्रभारी अधिकारी होता था। क्वेश्चन नंबर 10 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा आ रहा है, मानव शरीर में परमस्तिष्क का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से क्या नियंत्रित करना है? मानव शरीर में परमस्तिष्क का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से क्या नियंत्रित करना है? तो याद रखिएगा तर्क, बुद्धि, स्मृति और स्वैच्छिक गतियाँ को जो है क्या करता है? नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 11 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछे आ रहा है, वर्ष 1931 में गठित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के औपचारिक गठन के समय इसके प्रथम सचिव सेक्रेटरी किसे बनाया गया था? वर्ष 1931 में गठित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के औपचारिक गठन के समय इसके प्रथम सचिव सेक्रेटरी किसे बनाया गया था? तो याद रखिएगा प्रथम सचिव सेक्रेटरी जो है जयप्रकाश नारायण को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछे आ रहा है, बिहार के गया जिले में बहने वाली फल्गु नदी किन दो छोटी नदियों के संगम से मिलकर बनती है? बिहार के गया जिले में बहने वाली फल्गु नदी किन दो छोटी नदियों के संगम से मिलकर बनती है? तो आपको याद रखना है लीलाजान, निरंजना और मोहना नदी के संगम से मिलकर बनती है। क्वेश्चन नंबर 13 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछे आ रहा, प्राचीन भारत में अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र के अनुसार बिहार के क्षेत्र में स्थित वज्जी संघ की प्रशासनिक राजधानी कहाँ थी? प्राचीन भारत में अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र के अनुसार बिहार के क्षेत्र में स्थित वज्जी संघ की प्रशासनिक राजधानी कहाँ थी? तो आपको याद रखना वैशाली थी। क्वेश्चन नंबर 14 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, वैशाली। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछे आ रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था में स्टैगफ्लेशन का अर्थ क्या होता है जो आर्थिक सुधारों के समय एक बड़ी चुनौती बनती है? भारतीय अर्थव्यवस्था में स्टैगफ्लेशन का अर्थ क्या होता है जो आर्थिक सुधारों के समय एक बड़ी चुनौती बनती है? तो आपको याद रखना है उच्च मुद्रास्फीति के साथ उच्च बेरोजगारी और कम विकास दर। याद रखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था में स्टैगफ्लेशन का अर्थ क्या होता है जो आर्थिक सुधारों के समय एक बड़ी चुनौती बनती है। तो उच्च मुद्रास्फीति के साथ उच्च बेरोजगारी और कम विकास दर होता है। क्वेश्चन नंबर 15 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा आ रहा है, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेटिक्स की अप्रकाशिक अभिक्रिया डार्क रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में संपन्न होती है? तो याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में संपन्न होती है? तो आपको याद रखना है स्ट्रोमा में संपन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 16 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, स्ट्रोमा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा आ रहा है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने बिहार के दरभंगा मिथिला का नाम बदलकर तुगलपुर रख दिया था और वहां एक किले का निर्माण करवाया था? दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने बिहार के दरभंगा मिथिला का नाम बदलकर तुगलपुर रख दिया था और वहां एक किले का निर्माण करवाया था? तो याद रखिएगा किसने? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 17 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित न्याय जस्टिस के आदर्श को किस देश के संविधान क्रांति से लिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित न्याय के आदर्शों को किस देश के संविधान क्रांति से लिया गया है। तो याद रखिएगा, रूसी क्रांति 1917 के संविधान से जो है लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 से पूछा जा रहा है, पृथ्वी की वायुमंडल की किस परत में ओजोन गैस की सघनता सबसे अधिक पाई जाती है, जो परावैंगनिक किरणों को रोकती है। पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन गैस की सघनता सबसे अधिक पाई जाती है, जो परावैंगनिक किरणों को रोकती है। तो आपको याद रखना है, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में जो है परावैंगनिक किरणों को क्या करती है, रोकती है। क्वेश्चन नंबर 19 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा जा रहा है, बिहार के किस जिले में पाइराइट्स का विशाल भंडार पाया जाता है, जिसे मूर्खों का सोना भी कहा जाता है और यहाँ आमझौड़ कारखाना स्थित है। तो याद रखिएगा, बिहार के किस जिले में पाइराइट्स का विशाल भंडार पाया जाता है। तो रोहतास में जो है रोहतास में पाइराइट्स का विशाल भंडार पाया जाता है, जिसे मूर्खों का सोना भी कहा जाता है और यहाँ आमझौड़ कारखाना भी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा जा रहा है, प्रकाश की चाल स्पीड ऑफ लाइट को सबसे पहले 1676 ईस्वी में किस वैज्ञानिक ने परिशुद्धता के साथ मापा था। तो याद रखिएगा, प्रकाश की चाल को सबसे पहले 1676 ईस्वी में किस वैज्ञानिक ने परिशुद्धता के साथ मापा था। तो आपको याद रखना है, ओले रेमर ने जो है प्रकाश की चाल को जो है परिशुद्धता से मापा था 1676 में। क्वेश्चन नंबर 21 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा जा रहा है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने वर्ष 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा PBKS की स्थापना कहाँ की थी। तो याद रखिएगा, PBKS की स्थापना जो है सोनपुर मेला में की थी। क्वेश्चन नंबर 22 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 से पूछा जा रहा है, भारत के किस व्यवसाय के कार्यकाल के दौरान इलवर्ट बिल कंट्रोवर्सी उत्पन्न हुआ था, जिसने भारतीय न्याय व्यवस्था में भेदभाव को उजागर किया। तो याद रखिएगा, भारत के किस व्यवसाय के कार्यकाल के दौरान इलवर्ट बिल विवाद उत्पन्न हुआ था। तो आपको याद रखना है, लॉर्ड रिपन के समय जो है इलवर्ट बिल विवाद जो है उत्पन्न हुआ था, जिसने भारतीय न्याय व्यवस्था में जो है भेदभाव को उजागर किया था। क्वेश्चन नंबर 23 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा जा रहा है, बिहार की किस नदी को अपनी अत्यधिक जलमार्ग बदलने की प्रवृत्ति और विनाशकारी बाढ़ के कारण बिहार का शोक तो कहते हैं, पर इसका उद्गम स्थल कहाँ होता है। तो बिहार का शोक जो है किसे कहते हैं। तो याद रखेंगे आप सभी, गोसाई थान में स्थित है, नेपाल तिब्बत सीमा। बिहार का शोक जो है किससे कहते हैं, कोसी नदी को कहते हैं, कोसी नदी को कहते हैं, बिहार का शोक कहते हैं कोसी नदी को। जो है इसका उद्गम स्थल जो है गोसाई थान नेपाल तिब्बत सीमा के पास जो है स्थित है। याद रखेंगे, कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहते हैं और जो है गोसाई थान इसका उद्गम स्थल है, गोसाई थान जो नेपाल तिब्बत सीमा के पास स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा जा रहा है, अनुच्छेदक 360 के तहत भारत में वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी घोषित करने के बाद इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने समय के भीतर अनुमोदित होना अनिवार्य है। तो याद रखिएगा, वित्तीय आपातकाल घोषित करने के बाद इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने समय के भीतर अनुमोदित होना अनिवार्य है। तो याद रखिएगा, 2 महीने के भीतर जो है अनुमोदित होने का जो है अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 25 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा जा रहा है, मानव कान के अंदर पाई जाने वाली इनकस हड्डी का आकार निम्नलिखित में से किसके समान होता है। मानव कान के अंदर पाई जाने वाली इनकस हड्डी का आकार निम्नलिखित में से किसके समान होता है। तो याद रखिएगा, निहाई आनविल के समान होता है। क्वेश्चन नंबर 26 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा जा रहा है, वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के किस जिले को ब्रिटिश सरकार द्वारा अपराधी जिला प्रोक्लाइम्ड डिस्ट्रिब्यूटेड एरिया घोषित किया गया था। याद रखिएगा, वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान
बिहार के किस जिले को ब्रिटिश सरकार द्वारा अपराधी जिला घोषित किया गया था? तो सारण को जो है अपराधी जिला घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछे जा रहा है, प्रसिद्ध गंधार कला शैली गंधार स्कूल ऑफ आर्ट निम्नलिखित में से किन दो विदेशी कलाओं के संलयन फ्यूजन का परिणाम थी? प्रसिद्ध गंगाधर कला शैली निम्नलिखित में से किन दो विदेशी कलाओं का संलयन का परिणाम थी? तो याद रखिएगा, हिंद यूनानी इंडो ग्रीक कला का जो है फ्यूजन का परिणाम थी। क्वेश्चन नंबर 28 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछे जा रहा है, बिहार में त्रिवेणी नहर का निर्माण किस नदी पर किया गया है जो उत्तर पश्चिमी चंपारण जिले में सिंचाई का मुख्य स्रोत है? बिहार में त्रिवेणी नहर का निर्माण किस नदी पर किया गया है जो उत्तर पश्चिमी चंपारण जिले में सिंचाई का मुख्य स्रोत है? तो आपको याद रखना है, गंडक नदी का जो है निर्माण किया गया है जो उत्तर पश्चिमी चंपारण जिले में सिंचाई का मुख्य स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 29 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा जा रहा है, एंजाइम मुख्य रूप से क्या होते हैं जो मानव शरीर के भीतर जैव रासायनिक प्रक्रियाओं की दर को बढ़ाते हैं? एंजाइम मुख्य रूप से क्या होते हैं? तो याद रखें, एंजाइम जो है मुख्य रूप से क्या होते हैं? तो एंजाइम प्रोटीन होते हैं जो मुख्य रूप से जो है मानव शरीर के भीतर जैव रासायनिक प्रक्रियाओं की दर को बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा जा रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे जिसमें स्वराज पार्टी के गठन की पृष्ठभूमि तैयार हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 के गया जिले के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे जिसमें स्वराज पार्टी के गठन की पृष्ठभूमि तैयार हुई थी? तो याद रखिएगा कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे, CR चित्तरंजन दास याद रखेंगे, जिसमें स्वराज पार्टी के गठन की पृष्ठभूमि तैयार हुई थी। क्वेश्चन नंबर 31 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा जा रहा है, जब एक बंद कमरे में कोयला या लकड़ी जलाई जाती है तो अपूर्ण दहन इनकम्प्लीट कम्ब्यूशन के कारण कौन सी अत्यंत विषैली गैस बनती है जो जानलेवा होती है? तो याद रखिएगा कौन सी विषैली गैस बनती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है कार्बन मोनोक्साइड बनती है, कार्बन मोनोक्साइड बनती है जो जानलेवा होती है। क्वेश्चन नंबर 32 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यह क्या चीज़ से बनता है? तो कोयला या लकड़ी जलाई जाती है तब यह बनता है। बंद कमरे में अगर इसे जलाया जाए तो कार्बन मोनोक्साइड बनता है जिसके कारण जो है यह विषैली गैस का जो है निर्माण होता है जो मनुष्य के लिए जो है जानलेवा होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 से पूछा जा रहा है, बिहार के किस शासक के काल में मखदूम शरफुद्दीन यहाँ मनेरी जैसे महान सूफी संत का बिहार में आगमन और कार्य हुआ था? बिहार के किस शासक के काल में मखदूम शरफुद्दीन यहाँ मनेरी जैसे महान सूफी संत का बिहार में आगमन और कार्य हुआ था? तो आपको याद रखना है गयासुद्दीन तुगलक। बिहार के किस शासनकाल में हुआ था? तो गयासुद्दीन तुगलक के समय जो है मखदूम यहाँ मनेरी जैसे महान सूफी संत का बिहार में आगमन और कार्य हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची 6th शेड्यूल के प्रावधान निम्नलिखित में से किस पूर्वोत्तर राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन पर लागू नहीं होते हैं? भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची 6th शेड्यूल के प्रावधान निम्नलिखित में से किस पूर्वोत्तर राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन पर लागू नहीं होते हैं? तो याद रखिएगा मणिपुर जो है मणिपुर जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन पर लागू नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा जा रहा है, पौधों में पाए जाने वाले फ्लोएम उत्तक का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से क्या होता है? तो याद रखिएगा पौधों में पाए जाने वाले फ्लोएम का उत्तक मुख्य कार्य निम्नलिखित में से क्या होता है? तो पत्तियों से तैयार भोजन शर्करा को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाना होता है। क्वेश्चन नंबर 35 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा जा रहा है, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार के किस जिले के सबसे उत्तर पश्चिमी छोर पर स्थित है? बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार के किस जिले के सबसे उत्तर पश्चिमी छोर पर स्थित है? तो आपको याद रखना है, पश्चिम चंपारण में स्थित है। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार के किस जिले के सबसे उत्तर पश्चिमी छोर पर स्थित है? तो पश्चिम चंपारण के जो है उत्तर पश्चिमी छोर पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 36 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा जा रहा है, बक्सर के युद्ध 22 अक्टूबर 1764 के समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का मुख्य सेनापति कौन था? तो याद रखिएगा, बक्सर के युद्ध 22 अक्टूबर 1764 के समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना का मुख्य सेनापति कौन था? तो याद रखिएगा, सेना का मुख्य सेनापति कौन था? तो मुख्य सेनापति जो है कौन था, याद रखना है, हेक्टर मुनरो था। क्वेश्चन नंबर 37 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल एसिड चींटी के डंक में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है जिसके कारण तीव्र जलन होती है? तो चींटी के डंक में जो है क्या पाया जाता है? मेथनोइक अम्ल और फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, जिसके कारण जो है तीव्र जलन होती है। जब चींटी काटता है जो है उसके कारण जो है तीव्र जलन होती है। इसमें कौन सा अम्ल होता है? तो मेथनोइक अम्ल और फॉर्मिक अम्ल होता है, जिसके कारण तीव्र जलन होती है। क्वेश्चन नंबर 38 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 39 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन 39 से पूछा जा रहा है, बिहार विधानसभा में वर्तमान में अनुसूचित जातियों एससी के लिए कुल कितनी सीटें आरक्षित है? तो याद रखिएगा, कुल कितनी सीटें आरक्षित है? तो कुल 38 सीटें आरक्षित है। क्वेश्चन 39 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा जा रहा है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर स्वामी ने बिहार के पावापुरी में परिनिर्वाण मोक्ष प्राप्त किया था। वह स्थान तत्कालीन समय में किस महाजनपद गणराज्य के अधीन था? तो याद रखिए, किस महाजनपद गणराज्य के अधीन था? तो याद रखना है, मल्ल गणराज्य के अधीन था। क्वेश्चन नंबर 40 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और 40 में से आप सभी का कितना सही हुआ कमेंट जरूर कीजिएगा।